बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel. Our latest video your physics class. Now we come to today's lesson. Our today lesson is about equilibrium of torque. Equilibrium of torque. This is our today lesson. Equilibrium of torque. First of all, we define equilibrium. What is the equilibrium? Equilibrium, if an object is in angular or rotational equilibrium. If an object is in angular or rotational equilibrium, then it is either at rest or else it is rotating with constant angular velocity. Then we say that object is in a angular or rotational equilibrium. Angular इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये रोटेशनल मोशन क्या होती है? तो डी स्टूडेंट्स, इसमें क्लियर कट बात है कि इसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अपने एक्सिस से गिर्द क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। जैसे डोर है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो उसके गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। इस तरह कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड अ एंगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क को मतलब डेफिनेटली क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कोई भी जो बॉडी है वो क्या करती है, अपने एक्सिस की रोटेट करती है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो सो इसमें मोशन कौन सी हुई, एंगुलर मोशन हुई, रोटेशनल मोशन हुई। तो यहाँ इस केस में वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी कोई भी बॉडी इट इज एट रेस्ट और इट इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोशन में आपने जो पढ़ा था वहां लीनियर वेलोसिटी था, वहां कांस्टेंट वेलोसिटी था लीनियर, और यहाँ के कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगा। यानी कि आप पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जो है इन एंगुलर या रोटेशनल इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है जब वो क्या हो, एट रेस्ट पे हो, या फिर क्या हो, इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इफ इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, देन वी से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन अ एंगुलर इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। If an object is in a rotational equilibrium, then net torque about any axis is zero. यानी आप पास कंडीशन क्या है, sum of all the torque acting on body must be equal to zero. यानी हम जब भी कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है या वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, मीन टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा जो अपने एक्सिस के रोटेट कर रहा है, कहते हैं वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगा या वो क्या हो, रेस्ट पे हो, या फिर क्या करो, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। क्योंकि इसमें आप पास जो है एंगुलर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वो दो कंडीशन में जीरो होगा, या बॉडी के रेस्ट पे हो तो तब होगा, या फिर क्या है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, देन इस केस में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। सो एज ए रिजल्ट फिर क्या होगा, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट मस्ट बी जीरो। सो सिग्मा टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास क्या है, इसमें इक्विलिब्रियम की बात हो रही है व्हेन बॉडी इज इन अ रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोशन। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो बात अभी हमने की है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इससे हम क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड अ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं जी स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज अ मोर देन वन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन देयर इज अ मोर देन वन फोर्स इज अप्लाइड, देन सिचुएशन कैन अराइज then when the net force is zero but the net torque is not zero। कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर मुतअद्दिद फोर्सेस अप्लाई कर रही है, मोर देन वन फोर्सेस अप्लाई कर रही होती है, तो कहते हैं उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल हो जाती है, एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि उस पर नेट फोर्स तो
क्या होती है, जीरो होती है। यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो क्या हो रही होती है, अप्लाई हो रही होती है। लेकिन क्या होता है, नेट टार्क क्या होता है, वो जीरो नहीं होता और वो बॉडी क्या कर जाती है, रोटेट करना शुरू हो जाती है। तो इस ये कंडीशन देखते हैं, या दूसरे लफ्ज़ में आप कह रहे हैं कि पेयर ऑफ फोर्सेस दैट प्रोड्यूसेस नो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, यानी ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन क्या है, यानी लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें वो क्या है, जीरो है। बट स्टिल प्रोड्यूस अ रोटेशनल एक्सेलरेशन, यानी वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, वो उसमें प्रोड्यूस कर रहा होता है। यानी सादा लफ्ज में बात ये है कि बॉडी क्या कर जाती है, रोटेट कर रही होती है। अब यहाँ स्टूडेंट्स इस डायग्राम देखें, ये आपके पास क्या कार्डबोर्ड है और यहाँ पे आप देख रहे हैं मोर देन वन फोर्सेज है। एक आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में यहाँ एक्ट कर रही है और एक फोर्स के इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। अब अगर ये इक्वल फोर्सेज हैं तो क्या है, बॉडी क्या होगा आपके पास, हम कह सकते हैं नेट फोर्सेस तो इक्वल हैं, बट आपके पास क्या है, नेट टार्क जो है वो जीरो नहीं है। ये टू फोर्सेस ऑन द बोर्ड आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट डायरेक्शन बट दे डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन। यहाँ ये वो असल बात है कि यहाँ पर आपके पास जो फोर्सेज हैं, यानी दो फोर्सेज हैं, वो बोर्ड पर अप्लाई हो रही है, इक्वल इन साइज है और अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन क्या इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। एक देखिए लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर है जी, इस जगह पे लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक पर लाइन ऑफ एक्शन है, दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन इस जगह पे है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो सो फिर क्या होगा, द स्टिक एक्सेलरेट clockwise because torque about the center of the board are non-zero and act in the same rotational motion या सेम डायरेक्शन। तो ये वो चीज है, ये इसका पिवट पॉइंट है जहाँ पे ये बॉडी क्या करती है, बोर्ड जो है वो रोटेट कर रहा है। अब यहाँ देखें कि आपके पास ये जो सिचुएशन है, इसमें कहता है ये दो फोर्सेस तो आपस में इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बॉडी क्या है, नेट फोर्स क्या जीरो है, लेकिन क्या नेट टॉर्क जीरो नहीं है, और इस वजह से बॉडी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर रही है। यानी कोई भी आप चाहते हैं कि कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। अब ये जो सामने आपके पास डायग्राम में ये कंडीशन है, यहाँ दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो सो लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम होती तो फिर भी हम कह सकते थे, अब क्या लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो सो ये बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पर रोटेट कर रही है। इधर इस डायरेक्शन में एक फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में आप इक्वल फोर्स अप्लाई करें, जिसकी वजह से क्या करें, अपने पिवट पॉइंट गिर या अपने एक्सिस गिर क्या करिए, बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी। तो सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो है, बट जो है नेट टॉर्क यहाँ पर जीरो नहीं है। इस वजह से फिर क्या होगी, स्टिक या बोर्ड क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर जाएगा। आप इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं जो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये आपके पास क्या है, आपके पास एक ब्लॉक है, अब यहाँ पर एक तरफा फोर्स आप F1 अप्लाई कर रहे हैं और इधर आप अपोजिट डायरेक्शन फोर्स F2 अप्लाई कर रहे हैं। इस एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब क्या ये दो फोर्सेस F1 और F2 फोर्सेज हैं, यहाँ पर F1 फोर्स जो है वो आप राइट साइड पे अप्लाई करें, इतनी फोर्स क्या लेफ्ट साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करें, तो एज ए रिजल्ट क्या और यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है और बॉडी कहीं भी मूव नहीं कर रही है। क्यों नहीं मूव कर रही है, कि नेट फोर्स क्या जीरो है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, यानी बॉडी जो है राइट और लेफ्ट मूव नहीं करेगी। तो यहाँ आप पास क्या फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वेरीफाई हो रही है। अब आपने क्या कर दिया है कि यहाँ हमने इस जगह पर जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन वो डिफरेंट कर दिया। यहाँ देखें पहले दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन थी यहाँ इधर एक सेम थी, अब क्या हो रही है, डिफरेंट हो गई। एक तरफ आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी फोर्स आप इधर अप्लाई कर रहे हैं। एक आप पास क्या F1 फोर्स है, यहाँ अब आपने अप्लाई करना शुरू कर दिए और इधर आप पास क्या F2 फोर्स जो है हमने क्या करना शुरू कर दिया, इधर अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब आप देखें टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, ठीक है।
तो इसमें आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज स्टिल जीरो, यानी यहाँ आप पास क्या नेट फोर्स क्या स्टिल जीरो है, बट द नेट टार्क इज नॉट जीरो। यहाँ आप देखें इस डायरेक्शन में आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है और इधर इस डायरेक्शन में हो रही है, तो कह रहे हैं नेट फोर्स तो इक्वल है, क्योंकि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दे आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी नेट फोर्स जब दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, जब ऐड करेंगे तो आपका सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो उस केस में क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, मीन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम साबित हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये आपके पास क्या थी, कंडीशन थी। लेकिन अब इस सेकंड केस में आप देखें, यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रही है, तो ये आप देखें बॉडी को रोटेट करवा रही है, तो सो हम कह सकते हैं ब्लॉक इज नॉट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस डायग्राम हम कह सकते हैं ब्लॉक इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आप इसमें कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेट टार्क जीरो नहीं है। तो हमने इस रिजल्ट का निकाला डी स्टूडेंट्स, हमारा जो रिजल्ट है वह एंगुलर एक्सेलरेशन, इन कंडीशन से हमने जो रिजल्ट निकाला है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा टू बी जीरो, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, जीरो होना चाहिए, तो देन नेट टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी शुड बी जीरो। यानी अगर आप पास एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो नेट टार्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला आपके पास क्या है, T इज इक्वल टू आई अल्फा, ये आपके पास क्या टार्क का फार्मूला है फिर फॉर एंगुलर मोशन की। जो एंगुलर मोशन है जिसमें बॉडी क्या करती है, अपने एक्सिस के रोटेट करती है, वहां पे जो टार्क का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू आई अल्फा। आई से मुराद क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा से मुराद क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। जैसा कि अभी हमने सिचुएशन को डिस्क्राइब कर दिया डिटेल के साथ कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो टार्क जीरो होगा, तो तब आपके पास क्या है, टोटल टार्क एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो। यानी हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, देन टार्क विल बी जीरो, यानी सम ऑफ ऑल टार्क एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो। अब आप इसकी ये एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे एक्ट कर रहा है। पहले हमने जो एग्जांपल ली लास्ट स्लाइड में, जो पहली डायग्राम थी उसमें क्या था, नेट फोर्स क्या थी, जीरो थी, बॉडी वाज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब सी डायग्राम हमने देखा कि यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन नेट टार्क जीरो नहीं है, और ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो सो हमने यहाँ से ये रिजल्ट अखज किया कि आपके पास क्या होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, नेट टार्क जीरो होगा, तो तब जाके हम कहेंगे कि इट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ टार्क, यानी टार्क नेट टार्क जीरो है, तो हम कहेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पर ओके है। अब देखते हैं इस एग्जांपल को। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक बार है, तो इस बार में हमने क्या किया, यहाँ वेट अप्लाई कर रखे, ये आप पास क्या पिवट पॉइंट है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर उनको बैलेंस किया, एक आप पास फोर्स F1 है, यहाँ पे एक वेट हमने रख दिए, ये एज ए फोर्स F1 इस तरफ अप्लाई हो रही है, और यहाँ हमने क्या दो बार जो दो वेट इधर एज ए फोर्स F2 हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए। अब ये यहाँ देखिए बैलेंस हो रहा है, तो बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, क्लॉक वाइज टार्क और एंटी क्लॉक वाइज टार्क आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी जितना टार्क राइट साइड पे पैदा हो रहा है इतनी दूसरी साइड पे पैदा हो रहा है, तो क्या होगा, टोटल टार्क यानी कि आपके पास T1 टार्क ये इज इक्वल टू क्या है, T2। ये आप देख रहे हैं T1 इज इक्वल टू T2 है, तो ये क्या होगा, बैलेंस मैचिंग। जब ये आपके पास रॉड के बैलेंस में है तो क्या है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो सो F1 मल्टीप्लाई L1, तो F1 ये आपके पास फोर्स है और L1 आपके पास क्या है, ये इसका मोमेंट आर में यहाँ से लेके ये यहाँ तक, तो कहता है इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये टार्क बन जाता है, यानी फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म क्या बन जाता है, टार्क बन जाता है जी। तो ये आपका T1 इज इक्वल टू क्या बन गया, F1 मल्टीप्लाई L1। इस तरीके से इज इक्वल T2 क्या होगा, F2 मल्टीप्लाई L2। तो ये आपके पास क्या है, F2 फोर्स है और ये हमारे पास क्या इसका मोमेंट आर्म L2 है जी। तो सो इस तरीके से हमने इसका टार्क निकाला है और दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो जब आपके पास दोनों टार्क इक्वल है, यानी क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क के दोनों इक्वल हैं, तो इट्स मीन दैट नेट टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज इक्वल जीरो। तो सो हमारे पास क्या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी, यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ लिखा है व्हेन इट इज नॉट इन बैलेंस, ये कंडीशन भी उसने लिख दी है, व्हेन नॉट इन बैलेंस, यानी कहते हैं ये आपके पास F1 फोर्स और F2 फोर्स आपस में बैलेंस ना हो, तो फिर क्या होगा, सिस्टम रोटेट इन डायरेक्शन ऑफ हायर टार्क, जिस तरफ ज्यादा टार्क होगा बॉडी उस तरफ क्या हो करेगी, रोटेट करेगी। तो सो से पता चला
कि अगर हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ टार्क है, तो यानी बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम की हालत में हो, तो देन क्या होगा, सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अदरवाइज अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो बॉडी विल रोटेट इन डायरेक्शन ऑफ द हायर टार्क, यानी जिस साइड पे ज्यादा टार्क होगा बॉडी क्या होगी, उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। तो ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास केस का रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसको देख लेते हैं जी, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। फॉर ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ all the torques acting on a body about any arbitrary axis is zero। जी हाँ, यानी कि कहते हैं हम अगर ये चाहते हैं कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में हो तो देन क्या होगा, the vector sum of all the torques acting on the body about any arbitrary axis is zero। arbitrary का मतलब कोई भी पॉसिबल एक्सिस जी, यानी एक्सिस क्या है, कोई भी एक्सिस क्या हो सकता है यहाँ पर, पॉसिबल हो सकता है। कहते हैं कि वहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जितने भी टार्क्स हैं, इन सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन या एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस इज मस्ट बी जीरो। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसे हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट इज अ मैथमेटिकली स्टेटमेंट। सो इस सूरत में हम क्या कर लेते हैं कि कहते हैं कि हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। तो डी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन देन आस्क क्वेश्चन प्लीज। नाउ देयर इज अ साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन, काउंटर क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज पॉजिटिव। तो काउंटर क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज पॉजिटिव, देन क्या होगा, क्लॉकवाइज टार्क विल बी टेकन एज अ नेगेटिव। तो ये आपके पास के साइन कन्वेंशन है। एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस इज क्वाइट आर्बिट्रेरी, यानी आर्बिट्रेरी मतलब है कोई भी मनमानी जो है आप एक्सिस उसके जगह अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन आप ले सकते हैं। तो सो हमारे पास जो, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो पॉजिटिव है, तो देन क्लॉकवाइज टार्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसी से टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसी में ही है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, व्हेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, जब कहते हैं जी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, देन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो क्या होता है फिर, देन देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन, देन देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो देन बॉडी विल बी इन अ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो बॉडी क्या होगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की सूरत में होगी। यानी हम कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी है, सेटिस्फाइड होगी है, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम साबित हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। उस वक्त क्या होता है फिर, लीनियर एक्सेलरेशन जो है, ए की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इस केस में हम कहते हैं कि बॉडी विल बी ना ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, या बॉडी के ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड करती है। तो सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि व्हेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, मीन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देन वी से दैट लीनियर एक्सेलरेशन जीरो। मतलब कहने का है कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम यहाँ पर मौजूद है, यानी ये बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट डी स्टूडेंट्स, इसमें जो टर्म आ रही है दैट इज अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, कहते हैं व्हेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, दैट इज मीन सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो, तो देन वी से दैट देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन। नो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या है, अल्फा वैल्यू इज जीरो, अल्फा इज a notation for angular acceleration, it is zero, then we say that this body is a rotational equilibrium, then this body is in a rotational equilibrium। conditions क्या है कि हमारे पास जो कंडीशन है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी सम ऑफ ऑल टार्क एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो। तो हम उस केस में कहेंगे देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, मीन एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। तो सो हम ये कहते हैं कि दिस बॉडी इज इन अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। एंड देन आफ्टर देन लास्ट टर्म बट नॉट लीस्ट, दैट इज अ
कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्या है जी। तो फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होता है, बोथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शुड बी सेटिस्फाइड, यानी दोनों कंडीशन, बोथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दैट इज लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, यानी लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कंप्लीट इक्विलिब्रियम की जब आप बात करेंगे, when you say that this body is in complete equilibrium, it means that both condition of equilibrium should be satisfied, and that is linear and angular acceleration क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपके पास पहली कंडीशन, sum of all the forces acting on body must be zero, and second condition means sum of all the torque acting on a body about its axis of rotation must be zero. So आपके पास या sum of fx is equal to 0 या sum of fy is equal to 0, यानी ये सिग्मा fx और सिग्मा fy के along x एक्सिस तमाम फोर्सेस का होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सिग्मा fy along y एक्सिस सारी फोर्सेस का होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और sum of all torque acting on body about its axis of rotation क्या हो, जीरो हो। इट्स मीन दैट बॉडी इज इन अ कंप्लीट इक्विलिब्रियम, तो बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम की हालत में है। नाउ डियर स्टूडेंट्स कम टू अवर numerical examples. Example 2.8 is here, and example 2.8, a uniform beam ये आपका यूनिफॉर्म बीम है of 200 Newton is supported horizontally as shown in the figure. If the breaking point stress of the rope is 400 Newton, how far can the man of the weight 400 Newton walk from the point A on the beam as shown in the figure? जी डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि ये हमारे पास क्या एक बीम है, उसका वेट क्या है 200 न्यूटन है, उसको एक जगह पॉइंट ए पे सपोर्ट किया गया है, एक सरा जो है बीम का पॉइंट ए पे रखा गया है, ये एक एज रखा गया है या कोई भी सपोर्ट दी गई है, ये आप देखें, और दूसरा सिरा जो है इसका एज जो रस्सी से बांधा गया है, रस्सी से बांध के हैंग कराया गया जी। और यहाँ पे आपका एक दोस्त, कोई भी दोस्त है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसका वेट क्या है, इस बंदे का वेट जो 400 मीटर है, तो कहते हैं इसकी टोटल लेंथ जो बीम की वो 6 मीटर है, कहता है कि वो बंदा कितनी जगह किस पॉइंट पर चल के जाए कि इसकी स्ट्रेस क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, यानी इस पॉइंट पर ये रस्सी ये ब्रेक हो जाती है, स्ट्रेस क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन सो दैट द ब्रेक क्या हो जाती है, इसकी स्ट्रेस क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ये रस्सी टूट जाए और नीचे गिर जाए, इन कितने डिस्टेंस तक ये आगे जाए, ये इक्विलिब्रियम की हालत में उससे आगे जाएगा क्या होगा, ये स्ट्रेस ब्रेक हो जाएगी, नीचे गिर पड़ेगा। तो ये हमारा डिस्टेंस क्वेश्चन स्टेटमेंट है, यानी इसको हमने ध्यान से समझना है। कोई भी डिस्टेंस क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं जी, फिर हम क्या करते हैं, गिवन डाटा जो होता है वो डाटा लिखते हैं, फिर देखते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड, क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, अगर डायग्राम बनती हो यानी ज्यादा हो वो साथ बना दे ताकि क्लियर हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, डायग्राम साथ बना दी है। तो इस डायग्राम बनाने से क्या होता है कि समझने वालों को आसानी हो जाती है। जैसा कि हमने बताया कि बीम है, इसकी लेंथ 6 मीटर है, इसका अपना वेट 200 न्यूटन है, इसको पॉइंट ए पे रखा गया है और दूसरा सिरा क्या है, रस्सी से बांधा गया है, और इसके ऊपर एक आदमी चल के जा रहा है, उस आदमी का वेट क्या है 400 न्यूटन है, कह रहे कितना फासला चल के जाए कि उसके बाद क्या ये स्ट्रेस ब्रेक हो जाए, यानी इस पॉइंट यहाँ से सपोज क्या डी डिस्टेंस से क्या चल के गया है, और ये हमने डी डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यहाँ तक पहुंच के इक्विलिब्रियम होगा, जो उससे आगे जाएगा तो यहाँ आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगी, यानी जो रस्सी है ये टूट जाएगी, नीचे गिर जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अब हम इसकी फर्दर डायग्राम बनाते हैं ताकि इसे मजीद अच्छे तरीके से किया जाए। तो डी स्टूडेंट जो क्वेश्चन स्टेटमेंट थी उसको आप देखें, तो ये आपके पास वही बीम है। तो याद रखें कि कोई भी जो वेट होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वेट क्या होता है, उसके सेंटर पे करता है जी। आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपने पॉइंट पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, that is that point in the body at which whole weight of body है, that is called the center of gravity। यानी इसका जो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, इस बीम का मिड में तकरीबन क्या है CG पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये 200 न्यूटन वेट का यहाँ इस जगह पर एक्ट कर रहा है, और टोटल क्योंकि 6 मीटर का हाफ आपके पास क्या है, इसका 3 मीटर क्या है, इसका मोमेंट आर्म बन जाएगा। ये आपके पास पॉइंट ए है जहाँ पे सपोर्ट किया हुआ है डाउनवर्ड, और इधर हमने रस्सी बांधी हुई है, और ये हमने सपोज डिस्टेंस डी जो है वो सपोज कर ली कि इतना डिस्टेंस डी होगा,
यहाँ तक ये चल के जाएगा, उसके बाद आगे जाएगा तो क्या होगा, इसकी स्ट्रेस ब्रेकअप हो जाएगी, ये नीचे गिर जाएगा। तो हमने यहाँ क्या करना है, डिस्टेंस डी एक्चुअली फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये इस लिहाज से जी। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ा, सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ये हमारे पास टार्क है। अब टार्क यहाँ देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात हो रही थी। इन अपवर्ड कितने, ठीक है जी, अपवर्ड फोर्सेस में टार्क कितना और डाउनवर्ड फोर्सेस में टार्क कितने, ये आपके पास है जी। अब आप पास देखें टार्क जो फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म होता है, तो ये हमने अप्लाई कर दिया है। अब इसमें देखें 400 न्यूटन, यानी आप ये देखें ये आदमी चल के जा रही है, डिस्टेंस डी हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज द 400 न्यूटन मल्टीप्लाई, ये आप देखें सारे का, यानी पहले एक साइड का टार्क, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरी बीम का टार्क एक साइड का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज 400 न्यूटन मल्टीप्लाई 6। तो 400 न्यूटन क्या है, इस बंदे का वजन है, ये जहां तक ये चल के जा रही है देखें, ठीक है, इस पॉइंट पर चल के गया, इसका वेट अपना बंदे कितना है 400 न्यूटन है, एंड मल्टीप्लाई इट्स मोमेंट आर्म इज इक्वल टू क्या है जी, यहाँ आपके पास 400 न्यूटन, ये 6 आपके पास जो लिखा है, इस टोटल जो आपके पास है इस टोटल बीम की लेंथ है, ठीक है, क्लियर होगी बात जी। यानी ए पॉइंट है यहाँ पर, देखिए ये आप पास ए पॉइंट और ये इसका मोमेंट आर्म टोटल का है जी, ये आप पास है, यानी 400 न्यूटन मल्टीप्लाई क्या है 6 मीटर्स का मोमेंट आर्म इज इक्वल टू क्या है नेक्स्ट, दैट इज पॉइंट डी पे बंदा गया चल के, ये पॉइंट डी इसका और मल्टीप्लाई ये कितना डिस्टेंस है, दैट इज, तो ये आपके पास हमने ये डिस्टेंस डी, ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये डिस्टेंस डी की वैल्यू है, मोमेंट आर्म यहाँ फाइंड आउट करने है, मल्टीप्लाई बंदे का वेट क्या है 400 न्यूटन है, और प्लस आगे आप पास क्या है 200 न्यूटन क्या है, ये आप पास इस बीम का वजन है, 200 न्यूटन क्या है इस बीम का वजन है, और मल्टीप्लाई आप पास क्या है 3 मीटर, तो ये हमारे पास क्या है इसका मोमेंट आर्म है, ये 3 मीटर, ये आप देख रहे हैं ये 3 मीटर यहाँ इसका क्या है मोमेंट आर्म है। तो अब हमने क्या किया फिर 400 न्यूटन मल्टीप्लाई डी, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है डी, इसलिए हमने इसको एक साइड पे कर लिया, और ये इधर आपके पास प्लस था, उधर आप क्या हो गया माइनस हो गया जी। तो ये आपने देखा है मल्टीप्लाई कराया, ये आपके पास क्या 2400 न्यूटन मीटर मल्टी माइनस आपके पास का 600 न्यूटन मीटर, तो ये हमने इसे कैलकुलेट किया और डिवाइड किया, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था, हमें सिर्फ डी चाहिए, आपके पास डिस्टेंस डी की वैल्यू जो है 4.5 मीटर तक चल के जाएगा, उसके बाद आगे क्या हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगी, यानी यहाँ आपके पास चल के क्या हो जाएगा, वो उसकी रस्सी टूट जाएगी, नीचे गिर जाएगा, तो सो इसे 4.5 मीटर से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो सो दिस इज द क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। Our next example is 2.9. A boy weighing 300 Newton is standing at the edge of a uniform diving board 4 meters in length. The weight of board is 200 Newton. Find the forces exerted by the pedestals on the board. तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल 2.9। तो ये स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम तरफ आए, तो ये आपके पास का एक डाइविंग बोर्ड है। तो यहाँ आप देखें कि इस ये जो डाइविंग एक लड़का है, तो उसका जो वेट है वो आपके पास का 300 न्यूटन है। ये लड़का बी पॉइंट पे खड़ा है, तो ये छलांग लगा रहा है डाइविंग बोर्ड से तालाब में, तो इसका वेट क्या है वो 300 न्यूटन है, ये बिल्कुल एज पे खड़ा हुआ है, और ये यूनिफॉर्म क्या है डाइविंग बोर्ड है। इसकी लेंथ क्या है 4 मीटर है, इसकी लेंथ क्या है, बोर्ड की लेंथ क्या है 4 मीटर, ये इसकी इधर मैं लिख देता हूँ, इसकी लेंथ क्या है 4 मीटर है। इस बच्चे का वेट क्या है 400 न्यूटन है, जैसे कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है, इट्स वेट इज 400 न्यूटन। ये इस एज पे खड़ा है और छलांग लगा के तालाब में जाना चाह रहे हैं और तो मारना चाह रहे हैं। और फिर क्या है, वेट ऑफ बोर्ड इज डाइविंग बोर्ड इज 200 न्यूटन जी। तो इस डाइविंग बोर्ड का जो अपना वेट है वो दैट इज W इज इक्वल टू 200 न्यूटन जो है इसका वेट है, 200
न्यूटन, इसका वेट जो है वो 200 न्यूटन है, जो कि क्या करेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। तो फाइंड द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पेडिस्टल्स। तो ये आपके पास पेडिस्टल है, ये आपके पास डी पॉइंट पे और ये आपके पास ए पॉइंट पे, ये कितनी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये हमने क्या करना है, बताना है। यानी सादा लफ्जों में कहें, ये जो एक और डायग्राम बनी है, हमने R1 और R2 की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ इस डायग्राम में देखें तो इन दो जो पॉइंट ए और डी एन में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, यहाँ पर डिस्टेंस देखें 1 मीटर का है, और रिमेनिंग डिस्टेंस फिर आपके पास क्या होगा, डी से लेके बी पॉइंट तक, यहाँ तक आपका टोटल डिस्टेंस है वो आपको क्या होगा, 3 मीटर है, 3 मीटर है। और इस पास टोटल क्योंकि लेंथ इसकी 4 मीटर थी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, फिर 2 मीटर पे होगा, यानी 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो यहाँ पे इसका क्या करेगा, 200 न्यूटन वेट जो है इसका एक्ट करेगा। यानी डीसी पॉइंट आपका इधर यहाँ पर ये भी कितना क्या होगा, ये 1 मीटर यहाँ पर ये भी होगा, ये भी आपका 1 मीटर डीसी पॉइंट। और क्योंकि ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ये हाफ आ गया, हाफ में क्या है तकरीबन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो जहाँ पे इसका वेट 200 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। अब R1 और R2 जो है, दैट आर द फोर्सेस exerted by pedestal on the board, we have to find these forces। तो ये डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम देख रहे हैं, इस सोल्यूशन में कहता है फोर्सेस which act on the diving board are shown in figure। ये जो है डाइविंग बोर्ड पे जो फोर्सेस एक्ट हो रही है वो इधर में गिवन है, हमने पहले ही बता दी है। तो कहता है वेट ऑफ 200 न्यूटन ऑफ द यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड इज एक्टिंग एट द पॉइंट सी। तो ये आप पास के डाइविंग बोर्ड के जो अपना वेट है वो क्या है, 200 न्यूटन है। तो दैट सी पॉइंट इज एक्चुअली एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डिस्टूडेंट जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एट द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी है, तो वो आप पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी पॉइंट पे जहाँ पे इसका डाइविंग बोर्ड का वेट क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। और आप पास R1, यहाँ पर R1 एंड देन दिस इज R2, R1 and R2 are the reaction of the forces exerted by the pedestal on the board, diving board। तो ये हमने R1 और R2 बता रहे हैं कि ये reaction of the pedestal है which are exerted by the pedestal on the board। तो यही हमने क्या करना असल में फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल एग्जांपल है। अब इस ये जो हमने डायग्राम बनाई है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, लिटिल कंसंट्रेशन जो है, विल शो दैट R1 इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। कहते हैं R1 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, थोड़ी सी यानी इसमें मिस्टेक है कि रॉन्ग डायरेक्शन में। वजह क्या है, बिकॉज बोर्ड मस्ट बी एक्चुअली प्रेस्ड डाउन इन ऑर्डर टू कीप द इक्विलिब्रियम। कहता है कि बोर्ड को जब हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, इसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ठीक है जी, द बोर्ड मस्ट बी एक्चुअली प्रेस्ड डाउन इन ऑर्डर टू कीप इन द इक्विलिब्रियम। यानी बोर्ड को हमने क्या करना है, नीचे की तरफ पुश करना है ताकि क्या रहे, ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो वी शैल सी दैट दिस मिस्टेक विल बी ऑटोमेटिकली करेक्टेड। इंशाल्लाह ये मिस्टेक क्या है, हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे जो। तो अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पास सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग along x axis must be equal to 0, then sum of all the forces acting along x axis equal to 0, that is x component जो है, तो कहते हैं ये क्या 0 के बराबर है, क्योंकि along x axis कहीं भी ये राइट लेफ्ट है, इसकी मोशन नहीं है, क्योंकि लड़का जो है प्रेस करता है तो अप एंड डाउन इसकी वर्टिकल मोशन है। सो हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको देखते हैं जी। तो सिग्मा एफ वाई हम देख रहे हैं, तो यहाँ आप पास देख रहे हैं R1, ये R1 की वैल्यू और प्लस के आप पास R2 की वैल्यू, या R1 यानी प्लस आप पास के R2, या आप पास क्योंकि अपवर्ड फोर्स आप देख रहे हैं डायरेक्शन के अपवर्ड है, ठीक है जी। जो मिस्टेक थी हमने कहा इसको डाउनवर्ड R की वैल्यू होनी चाहिए, ये अपवर्ड फोर्सेज है,
तो ये आप पास क्या पॉजिटिव है। माइनस क्या ये 200 न्यूटन, तो ये आप पास क्या डाउनवर्ड है, दैट इज वेट ऑफ द डाइविंग बोर्ड। एंड माइनस आप पास क्या 300 न्यूटन, दैट इज द इट्स वेट। तो सो ये आप पास क्या माइनस 300 न्यूटन है इज इक्वल टू 0। दैट आर ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। एंड देन हमारे पास क्या है माइनस 200 माइनस 300 ये 500 न्यूटन हो गया, और दूसरी साइड पे जा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, दैट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ये हमारे पास क्या इक्वेशन 1 आ गई। अब हमारे पास क्या सिग्मा टी दैट इज सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट इज पिवट पॉइंट डी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो पिवट पॉइंट ये डी क्या मौजूद है, ये आपका पिवट पॉइंट डी है। टी इज इक्वल टू एफ एल फार्मूला है टार का। अब आप देख रहे हैं जी स्टूडेंट्स R1 माइनस R1 मल्टीप्लाई ए डी। आप एक्चुअल अगर कंडीशन देखते हैं तो क्या है माइनस R1 मल्टीप्लाई ए डी। तो एक्चुअली ये कंडीशन के तहत अगर ये देखें तो ये नीचे की तरफ प्रेस हो रहा है। R1 की वैल्यू वैसे तो इस कंडीशन देखें तो ये R1 की वैल्यू अपवर्ड है, लेकिन ये क्या असल में ये नीचे की तरफ प्रेस हो रहा है ताकि इसको हम बैलेंस कर सकें। तो ये आपके पास क्या माइनस साइन है, माइनस R1 मल्टीप्लाई क्या आपका ए डी। तो ए डी आपके पास क्या इसका मोमेंट आर्म है। माइनस आपके पास क्या R2 मल्टीप्लाई 0 क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये देखें ये जो आपका R2 है ये पिवट पॉइंट पे लग रहा है। यहाँ जब भी कोई आप पास जो पॉइंट है जहाँ पे आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो उसके पिवट पॉइंट पर हो, यानी उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पर हो, तो वहाँ पे क्या होते हैं मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो सो माइनस आप पास के R2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। ये देखें ये पॉइंट डी पे जो आपका R2 वैल्यू देखें यहाँ पर ये R2 वैल्यू जो है एक्चुअली क्या ये डी पॉइंट है, और डी पॉइंट इसका क्या पिवट पॉइंट है, यानी इसके पिवट पॉइंट में से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स गुजर रही है। जहाँ पे जब भी कोई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है वो पिवट पॉइंट में से गुजर रही हो तो मोमेंट आर की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यानी दूसरे लफ्ज में कहेंगे यहाँ पास उसका जो टार्क होगा इस पॉइंट टू क्या होगा 0 होगा। सो माइनस R2 मल्टीप्लाई 0। एंड देन नेक्स्ट क्या है आपके पास 200 मल्टीप्लाई क्या है DC, यानी ये आपके पास इसकी बात हो रही है, यानी वेट मल्टीप्लाई इसका मोमेंट ऑफ पिवट पॉइंट से, तो ये आपका वो चीज़ है। माइनस आपके पास क्या है 300 एंड मल्टीप्लाई क्या है ये BD, तो ये आपके पास B से लेके D पॉइंट तक पिवट पॉइंट तक ये हमारे पास क्या है B पॉइंट के लिए फोर्स है 300 न्यूटन मल्टीप्लाई क्या ये BD, तो ये आपके पास है। तो इसकी वैल्यू हम इज इक्वल टू 0, यानी हमने सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या कर दी अप्लाई कर दी। तो R1 इसकी वैल्यू क्या है AD की वैल्यू 1 है, माइनस R1 मल्टीप्लाई 1 एंड ये आपके पास क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड देन आपका DC की वैल्यू क्या है आप डायग्राम में देखें ये 1 है, सो ये 200 माइनस 200 मल्टीप्लाई 1 हो गया, माइनस आपके पास क्या 300 और ये BD की वैल्यू आप देख रहे हैं ये आपके पास जैसे गिवन है ये 3 मीटर है। तो हमने यहाँ से वैल्यू लगा दी इक्वल टू 0 है। और अब हमने क्या कैसे कैलकुलेट किया है तो R1 की वैल्यू जो है वो माइनस 1100 न्यूटन है, यानी हमने इसे सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू है इसमें हमने कैलकुलेट की है तो R1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1100 न्यूटन आ गई थी। अब यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स जो ऊपर हमारे पास मिस्टेक रह गई थी, ठीक है, जो हमने जिक्र किया था कि कंसंट्रेशन की थी कि R1 इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज वजह क्या थी, बिकॉज द बोर्ड मस्ट बी प्रेस्ड डाउन इन ऑर्डर टू कीप इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ आप देखें इधर अगर बच्चा इधर फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स कर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए इसको प्रेस डाउन असल में होना चाहिए था। प्रेस डाउन होता है तो क्या होता है ये इक्विलिब्रियम में होता है जी। यहाँ हमने कहा था कि यहाँ पे क्या है R1 डायरेक्शन क्या वो ठीक नहीं है। अब देखिए यहाँ R1 का जो आंसर क्या है माइनस है, तो माइनस आने का मतलब क्या है कि वही बात होगी कि ये प्रेस डाउन ही है, यानी R1 की डायरेक्शन यहाँ इधर हम ऊपर शो कर रहे थे, असल में डायरेक्शन क्या आती नीचे थी। और ये देखें अपवर्ड फोर्सेस क्या होती है पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड फोर्स क्या होती है नेगेटिव होती है। यहाँ देखिए इसी वजह से क्या है R1 का साइन क्या हो गया
माइनस आ गया, जिसकी वजह से हुई जो हमने मिस्टेक की थी तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगी, करेक्ट होगी। यानी इसने हमें बता दिया कि अगर आप बोर्ड को इक्विलिब्रियम की हालत में रखना चाहते हैं तो ये क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए। सो कैलकुलेशन में R1 की वैल्यू क्या आ गई है, -1100 न्यूटन आ गई। याद रखें फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है, ये नेगेटिव साइन एक्चुअली इसकी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर, इसकी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर, जिस वजह से यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन आया जी। फिर हमने R1 की वैल्यू क्या कर दिए, उठाकर इक्वेशन 1 में इंसर्ट कर दी, जिससे हमने यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी, दिस इज 1600 न्यूटन। Thank you dear students for listening my class.